ओके, अभी तक हम लोग रिलेशन कर रहे थे चार्ज और मास से। चार्ज और मास का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। स्टडी करते करते वैसा सिचुएशन आ गया है कि आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बीटा रेज, कैनल रेज और अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जो कैनल रे हैं, बीटा रे हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, सब के सब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। जैसे ही वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो, मतलब डिफ्लेक्ट मतलब डिफ्लेक्शन मतलब रास्ता बदल देना, है ना। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल जब घूमेंगे तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, है ना। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अपना रास्ता बदल दे रहा है, इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स आ गए, जैसे ही उनमें चार्ज हो गया, इसका मतलब मास उसमें पहले से था। मास के प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज चार्ज इटसेल्फ इज ए कन्विंसिंग प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मास इन दिस पार्टिकल्स। चार्ज अपने आप में एक सबूत है, चार्ज अपने आप में सबूत है कि इन पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होता है। चार्ज अपने आप में एक प्रूफ है, विश्वास है ना। आप इसको देखिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे, है ना। देखिए आगे चलते हैं, इसका उल्टा सोचेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स डज नॉट डिफ्लेक्ट ए बीम, है ना। चाहे मान लीजिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी बीम को डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका उल्टा चलेंगे कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका सीधा मतलब हो गया कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल हैं, अनचार्ज पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स क्या है, चार्ज नहीं है, दे आर अनचार्ज, दे आर न्यूट्रल। अगर वो अनचार्ज हैं, अगर वो न्यूट्रल हैं, तो कैसे 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 पार्टिकल्स होंगे वो, या तो एटम्स होंगे, या तो न्यूट्रॉन्स होंगे, या तो गामा रेज होंगे, या नहीं तो एक्सरेज होंगे, या नहीं तो क्या होंगे, एक्सरेज। एक्सरेज जो गामा रे और एक्सरे को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास। ये जो टॉपिक था हमारा, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास, है ना। एक और चीज आप जान लीजिए, जो मैं इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, कि जैसे ही कोई बॉडी चार्ज होगा, उसके मास पे असर पड़ेगा। अगर किसी बॉडी, अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई चीज चार्ज हो जा रहा है, तो चार्ज हो रहा है तो या तो उसका मास घटेगा या नहीं तो बढ़ेगा। दो ही केस हो सकते हैं, सेम नहीं हो, एक स्टेट नहीं होगा, वैसा प्रीवियस स्टेट जैसा नहीं रहेगा। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो जा रहा है, तो चार्ज होने का मतलब है कि उसके मास पे असर पड़ रहा है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर किसी बॉडी में न्यूट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब उसका मास क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जा रहा है, न्यूट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मास बढ़ रहा है, उस बॉडी का मास बढ़ रहा है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसका मास घट रहा है। तो मास कंजर्वेशन आप जानते हैं, मास इस यूनिवर्स का क्या होगा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता है क्या, मास कांस्टेंट होता है। बच्चों को समझाने के लिए मास को कांस्टेंट बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर बता चुका हूँ कि मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है मास से एसोसिएटेड है। अगर किसी बॉडी को चार्ज हम देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका मास बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो मास उसका घट जाएगा। चलिए, ये इतनी सारी बात हमने बता दिया। अब चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक टॉपिक नया डालते हैं, हेडिंग डालेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की क्वांटाइजेशन क्या होती है, चार्ज की क्वांटाइजेशन, हाउ यू डिफाइन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटाइजेशंस का
क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी से ही बना हुआ क्वांटाइजेशन। तो क्वांटिटी जो होता है वो कैसा होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक एक पानी के बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से समुद्र बनता है ना। उसी तरह से किसी बॉडी में अगर चार्ज की हम बात करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते 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 उसका चार्ज बढ़ता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 2 का कितना होगा? 3.2। 3 का कितना होगा? 4.8। 4 का कितना होगा, है ना, 6.4। 1.6 है ना, 4 करेंगे तो 6.4। लाइक दैट चार्ज जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप याद रख लीजिए, एक फिजिकल क्वांटिटी तभी क्वांटाइज होती है, याद रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी तभी क्वांटाइज होती है जब वो डिस्क्रीट वैल्यूज अटेंड करते हैं, वो कंटिन्यूअस वैल्यू अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब वो डिस्क्रीट वैल्यू अटेंड करेंगे, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं अटेंड करेंगे, तो ही वो क्वांटाइज्ड कहलाएंगे। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप इस बात को याद रखिए कि चार्ज क्वांटाइज इसलिए होती है क्योंकि वो डिस्क्रीट वैल्यूज अटेंड करती है, कंटिन्यूअस वैल्यू अटेंड नहीं करती। जो चीज कंटिन्यूअस वैल्यू अटेंड करेगी वो क्वांटाइज कैसे हो सकता है? ठीक है, क्वांटाइज नहीं हो सकता, उसको अच्छे से समझाएंगे। मिल्कन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ने पूरी तरह से इस बात को साबित करके रखा हुआ है कि सबसे छोटा एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल अभी भी फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन ही है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री चार्ज इन फ्री स्टेट इज इलेक्ट्रॉन टिल नाउ, अभी तक जो है इलेक्ट्रॉन ही है, जिसका चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम है। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग विद साइन अगर हम देखें तो माइनस रखा जाता है। 1.6 × 10⁻19 कूलम ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव रखते हैं। और उसको भी आगे हम बताएंगे कि इसका साइन क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में जाता है, ठीक है, इससे निकलता नहीं है। चलिए, तो ये कहलाता है क्वांटा ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है -1.6 × 10⁻19 कूलम, इसको ई माने हैं, दैट इज क्वांटा ऑफ चार्ज। चार्ज की सबसे छोटी गिनती, सबसे छोटी वैल्यू को ही क्वांटा ऑफ चार्ज कहते हैं। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? तो दैट इज इक्वल टू -1.6, विद सिंबल लेते हैं तो -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल। चलिए, तो किसी भी बॉडी का चार्ज के बारे में अगर हम केस करें तो किसी बॉडी का चार्ज प्लस माइनस Na विद n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो n पॉजिटिव ही है, इंटीजर, जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तो अनचार्ज बॉडी हो जाएगा। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है ना। n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो n इंटू ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विद साइन भी आप नहीं लोगे तो चलेगा, विद साइन अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ले सकते हैं कितना? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ आप साइन, तो किसी बॉडी का चार्ज या तो प्लस में होगा या नहीं तो माइनस में होगा, यहाँ आप देख लीजिए। और वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इंटीग्रल मतलब नेचुरल नंबर, 1/2 नहीं, 2/3 नहीं, 3/5 नहीं, 3/7 भी नहीं, 3/6 भी नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर इस तरह से, गिनती का नंबर। भाई नेचुरल नंबर मतलब जो गिनती का नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हुआ चला जाएगा। नेचुरल नंबर, गिनती वाली नंबर, गिनती करते चले जाएंगे, ठीक है। तब हम चार्ज को क्वांटाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्री स्टेट की बात करें तो पता किया जा चुका है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो क्वार्क से कंपोज्ड होते हैं। ये क्वार्क क्या होते हैं भाई? क्वार्क ऐसे चीज पार्टिकल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। उनकी वैल्यू जो है ±1/3e और ±2/3e रखा जाता है। E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अप एंड डाउन क्वार्क इसको बोलते हैं, प्लस माइनस जो कुछ भी है ये अप एंड डाउन क्वार्क्स होते हैं। ये क्वार्क्स जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स, इन सब से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें कंटेंट रहता है ऐसा नहीं है ना, उसमें कंटेंट कंपोज्ड ऑफ है। तोड़ा गया इनको, इन दोनों को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को तोड़ा गया तो देखा गया दे आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स, अप एंड डाउन क्वार्क्स, है ना, प्लस माइनस अप एंड डाउन क्वार्क्स से कंपोज्ड किए हुए हैं। तो क्वांटाइज्ड का मतलब यही होता है, चार्ज पार्टिकल क्वांटाइज्ड है। लेकिन बात यह है कि इसकी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी कम है, ये देखो कितनी कम है,
10⁻⁹ कूलम, तो कितना होगा 0.00000019 बार ले जाओ भाई, तब जाके 16 इतना आया। कितना कम है, 0 के आसपास है। उस हिसाब से अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा चार्ज फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा। 5 होगा थोड़ा सा, इतना कम फर्क पड़ेगा, इतना कम फर्क पड़ेगा कि आपको चार्ज का वेरिएशन कंटिन्यूअस दिखाई देगा, जबकि कंटिन्यूअस नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। जैसे सीढ़ी की हम लोग बात करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए समझिए, है ना। सीढ़ी में क्या होता है, स्टेयर अपने घरों में या कहीं पे इस तरह के स्टेयर होते हैं। एक स्टेप उठाया तो यहाँ, दूसरा स्टेप उठाया यहाँ, तीसरा स्टेप उठाया यहाँ। तो ये कैसा वैल्यू बता रहा है, तो एक हाइट, डिफिनिट हाइट पे ऊपर जा रहा है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू बता रहा है। ये क्या बता रहा है, डिस्क्रीट वैल्यू बता रहा है। एक हाइट, अगर इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, तो एक बार में इतना हाइट, 2 बार में इतना हाइट, 3 बार में इतना हाइट, 4 बार में इतना हाइट। तो कितने स्टेयर पार कर रहा है, उतना हाइट वो आगे जा रहा है या कितना हाइट नीचे जा रहा है ना। लेकिन हाइट ही कम हो जाए, ये हाइट ही कम हो जाए, ये हाइट ही कम हो जाए तो क्या होगा, ये आपको कंटिन्यूअस दिखेगा। इस तरह का भी सीढ़ी होता है, कंटिन्यूअस सीढ़ी होता है, जो यहाँ से अगर स्कूटी ले जाए, बाइक ले जाए, कार ले जाए, आराम से कंटिन्यूअस वैल्यू, यहाँ एक 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 वैल्यू, इस तरह से कंटिन्यूअस चलते चला जाता है। तो क्यों कंटिन्यूअस दिख रहा है, कंटिन्यूअस क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू एक एक करके स्मॉल वैल्यू ले रहा। तो कंटिन्यूअस मतलब अगर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर होगा तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, 3 होगा तो क्या होगा, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि पावर देखो यहाँ पे कितना 10⁻⁹ कूलम है। ये पावर अपने आप बता रहा है, इसके वजह से कंटिन्यूअस होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कम है, इतना कम है कि जिसकी वजह से ये क्या है, कंटिन्यूअस दिखता है, रहता नहीं है। ठीक है, चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ मैन की हम बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ मैन की बात करें, आदमी के क्वांटाइजेशन की हम बात करते हैं। तो आदमी के क्वांटाइजेशन, मान लो एक आदमी का 60 केजी का वजन है, 2 का कितना होगा, 120 केजी होगा। तो 60 केजी तो बहुत होता है ना, 60 केजी क्या होता है, बहुत होता है। 120 केजी बहुत हो गया, दोगुना हो गया। 60 इंटू 3 आदमी हो तो कितना वेट होगा, कितना मास होगा, 180 केजी होगा, बहुत हो गया। तो बहुत जब हो जा रहा है तो वो आपको डिस्क्रीट दिखेगा, बिल्कुल डिस्क्रीट दिखेगा। 60 केजी, अगर हम आदमी की बात करें, हाइट, यहाँ पे मास की बात करें, 60 केजी, 120, 180, तो ये कंटिन्यूअस दिखेगा क्योंकि मास आदमी का बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का इतना कम है, इतना कम है कि 2 इलेक्ट्रॉन का 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, फिर भी कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। कंटिन्यूअस होता नहीं है, दिखता है, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ मैन, क्वांटाइजेशन ऑफ फिश भी 1 किलो 2 किलो का अगर होगा, बड़े बड़े फिश की बात करें, वो भी क्वांटाइज करें, एक हर एक फिश का मान लो मास सेम हो, 2 किलो ही मास हो, तो आप क्वांटाइज करोगे तो क्या पता चलेगा कि 2 किलो तो बहुत होता है। दो फिश का कितना मास हुआ, 4 केजी, 3 का कितना हुआ 6, 4 का कितना हुआ 8, 5 का कितना हुआ 10। तो इस तरह से क्वांटाइजेशन जब करेंगे उसके मास का वैल्यू डिस्क्रीट आएगा, कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 6, 2 और 4 के बीच में 3 भी तो था, 2.1 भी तो था, 2.3 भी था, 2.4 भी था, 2.5 था, 2.6 था, 2.9 था, 2.444, 2.5, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो 2 नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। वो रियल नंबर्स हमें नहीं लेना देना, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू लेना देना होता है ना। तो यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये इंटीग्रल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऐसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं। चलिए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इंटीग्रल वैल्यू n = 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या चार्ज ही क्वांटाइज्ड है, क्या एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं है? बिल्कुल, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, एनर्जी की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है क्या, hf। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटा ऑफ लाइट। क्वांटा ऑफ लाइट मतलब फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, h × f। 2 फोटोन की कितनी होगी तो 2 × h × f। 3 की कितनी होगी 3 × h × f। 4 का कितना होगा
तो 4 इंटू एच इंटू, तो एनर्जी जो लाइट की है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है प्लस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है ना, दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक फोटोन की एनर्जी h इंटू एफ, दो का कितना 2 इंटू एच इंटू एफ, तो एनर्जी भी क्वांटाइज है, सबसे छोटी वैल्यू एनर्जी की पता की जा चुकी है। एंगुलर मोमेंटम केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना, एटम्स में, n इंटू एच बाई 2 पाई, यहाँ भी h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट है बाई 2 पाई, तो n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा h बाई 2 पाई, 2 रखेंगे तो क्या होगा 2h बाई 2 पाई, 3 रखेंगे 3h बाई 2 पाई, n इज इक्वल टू 4h बाई 2 पाई। इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को भी क्वांटाइज्ड कर सकते हैं। सबसे छोटा वैल्यू एंगुलर मोमेंटम कितना होगा h बाई 2 पाई, उससे बड़ा कितना होगा 2h बाई 2 पाई, उससे ज्यादा बड़ा क्या होगा 3h बाई 2 पाई, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम में n इंटीग्रल वैल्यू आता है, तो n को हम लोग 2/3 नहीं रख सकते, n को हम लोग 1 2 3 4 यही रख सकते हैं। n जो है वो क्या है, n इज इक्वल टू यही वैल्यूज है, ठीक है। और इतना तो अब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कि मास की बात करते हैं, मास भी क्वांटाइज्ड है, मास भी क्वांटाइज्ड है। 1 किलो चीनी देते हैं, 1 किलो अगर चीनी ले लेते हैं, 1 किलो चावल ले लेते हैं, उसे एक चीनी के जो कण है, क्रिस्टल जो है, उसका कितना मास है, इतने सारे पार्टिकल्स आप किलो में पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मास तो क्वांटाइज्ड है, लेकिन अब तक सबसे छोटा पार्टिकल फाइंड नहीं किया जा चुका है जिसकी मास दुनिया में सबसे कम हो। इसीलिए मास तो क्वांटाइज्ड है, लेकिन उसकी एलिमेंट्री वैल्यू पता नहीं किया जा चुका है। मास भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन मास की एलिमेंट्री वैल्यू पता नहीं किया जा चुका है। लेकिन चार्ज भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू पता किया जा चुका है। एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है और उसकी सबसे छोटी वैल्यू, फोटोन की एनर्जी का वैल्यू पता किया जा चुका है। एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है और उसका सबसे छोटा वैल्यू h बाई 2 पाई सबसे छोटा वैल्यू पता किया जा चुका है। लेकिन मास का अभी तक सबसे छोटा वैल्यू पता नहीं किया जा चुका है। इसके बावजूद मास क्या है, क्वांटाइज्ड है। मास क्या है, क्वांटाइज्ड है ना। ओके, ओके, अब हमारा टॉपिक है चार्ज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस? इलेक्ट्रिकल चार्जेस कंजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जिससे इंटरेक्शन कुछ भी नहीं हो, एक्सटर्नल इंटरेक्शन कुछ भी नहीं हो, सिर्फ इंटरनल इंटरेक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, उसको हम आइसोलेटेड बोलते हैं, अलग थलग। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग थलग, बिल्कुल अलग। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम का, वो कांस्टेंट होता है। चाहे यूनिवर्स का एग्जांपल ले लें, किसी भी सब्सटेंस का ले लें, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, टोटल चार्ज वो नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा, है ना, उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आप ये कह सकते हैं, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होता है, चार्ज ना पैदा होता है ना उसे खत्म किया जा सकता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, है ना। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब है टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज। यहाँ देखिए, किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, डीके हो, किसी भी तरह का रिएक्शन हो, हर एक रिएक्शन में चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऑल केसेस में रहेगा। अब तक इसका कोई अपवाद नहीं फाइंड किया गया है, कोई एक्सेप्शन नहीं फाइंड किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझिए।
है ना। तो मैंने आपसे बताया किसी तरह का रिएक्शन हो, चाहे केमिकल हो, न्यूक्लियर हो या डीके हो, न्यूक्लियर डीके हो, कभी भी इसका एक्सेप्शन नहीं फाइंड किया गया है ना। चार्ज इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है। इंडिविजुअल चार्ज चेंज होने का मतलब क्या है? इंडिविजुअल चार्ज चेंज होने का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी में 2 कूलम का चार्ज है और 4 कूलम और चार्ज डाल दिया तो 6 कूलम होगा, इंडिविजुअल चार्ज चेंज होगा। लेकिन पूरे सिस्टम का, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं करेगा। इस बात को आप लोग समझिए, जानिए। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। यहां देखिए, पेयर प्रोडक्शन जो हम अभी बता रहे हैं, पेयर प्रोडक्शन, ये जो एग्जांपल है आपका, इस एग्जांपल को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। जब गामा रे किसी न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है, जब गामा रे किसी न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है तो इससे दो पार्टिकल्स निकलते हैं, इससे दो पार्टिकल्स निकलते हैं। एक पॉजिट्रॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। कितना होता है? पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है। तो यहां देखिए, गामा एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इनिशियली चार्ज कितना था? 0, और डीके के बाद इसका चार्ज प्लस E और इसका माइनस E, तो नेट चार्ज कितना? 0। इनिशियली चार्ज भी 0, फाइनली भी चार्ज 0। तो चार्ज कंजर्वेशन इस केस में भी है, इसका उल्टा ले जाते हैं एनिहिलेशन में। अच्छा, इस केस में आप देखिए, न्यूक्लियस का होना जरूरी है, न्यूक्लियस का होना जरूरी है, और एक साथ एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम यहां पे लगा सकते हैं एक साथ। तो न्यूक्लियस का होना इसमें जरूरी है। आगे देखिए, यहां पे एनिहिलेशन मतलब होता है बर्बादी, है ना। तो आखिर इन ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक साथ जब मिलेंगे तो एनिहिलेशन होगा, बर्बादी होगी। बर्बादी होने के बाद क्या होगा? एनर्जी निकलेगा। अभी इस केस में, प्रीवियस केस में आप क्या देख रहे थे? एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। इस केस में देख रहे थे कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में देखिए, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये फोटोन की एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी, इसमें क्या हो रहा है? एनिहिलेशन में मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और इस केस में क्या हो रहा है? एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, तो इसमें देखिए, एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मास में, और इसमें मास हो रहा है एनर्जी में कन्वर्ट। तो दोनों केसेस में सेपरेटली मास और एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से, यहां देखिए, यहां जो एनर्जी है वो एनर्जी अलग हुआ, इनका एनर्जी अलग होगा। शुरू में इसका मास 0 है और इसका मास डिफरेंट है, मास तो सेम नहीं आ रहा है ना। इस केस में वही है, मास सेम नहीं आ रहा है, तो मास कंजर्व भी नहीं हो रहा है, एनर्जी भी कंजर्व नहीं हो रहा है, एनर्जी भी नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों चीज जो है वो कंजर्व जरूर हो रहा है। मास प्लस एनर्जी, ये जो है कंजर्व हो रहा है। ठीक है, मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेपरेटली अगर हम बोलेंगे मास कंजर्व हो रहा है, सेपरेटली बोलेंगे एनर्जी कंजर्व हो रहा है, तो गलत है। ठीक है, मास प्लस एनर्जी इस दोनों रिएक्शन में कंजर्व हो रहा है, चाहे पेयर प्रोडक्शन हो चाहे वो एनिहिलेशन हो। ओके।